अगर आप वाराणसी जा रहे हैं और सारनाथ ना जाएं तो आपकी वाराणसी की यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। सारनाथ एक बौद्ध तीर्थ है और मात्र 12 किलोमीटर वाराणसी से दूर है। सारनाथ न केवल एक बौद्ध तीर्थ है बल्कि घनी आबादी के बीच शांत और आध्यात्मिक शहर, जो कि बौद्ध स्तूपों के लिए, संग्रहालयों के लिए और खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह चमत्कारी वास्तुकला के साथ एक पूरी तरह शांत शहर नजर आता है। भगवान बुद्ध से जुड़े 4 तीर्थ स्थानों में से यह एक है। पहला लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर, जहां उन्होंने देह त्याग किया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में क्यों दिया? क्योंकि सारनाथ उस समय की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के बहुत पास था और वाराणसी में बहुत यात्री आते थे, जिससे कि उनको अपनी शिक्षाएं देने में और लोगों तक शिक्षाएं पहुंचाने में बड़ी आसानी होती थी। पहले इसका नाम ऋषिपाटन, ईशीपाटन या मरगदव के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत हिरन थे। लेकिन भगवान शिव सारंगनाथ के रूप में यहाँ स्थापित थे, इसलिए इसका नाम सारंगनाथ और बाद में सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारनाथ सुर्खियों में जब आया, जब सम्राट अशोक सारनाथ आए और उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को चारों ओर फैलाना चालू किया। यहाँ पर विभिन्न देशों के कई मंदिर हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं थाई टेम्पल, थाईलैंड के राजाओं द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप सुबह यहाँ पहुँच जाइए और आपको यहाँ पर एक बड़ा ही आध्यात्मिक शांति मिलेगी। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर 80 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, जो अपने आप में ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध अभी कुछ बोलने वाले हैं। इस मंदिर को देखने में आपको 2 घंटे लगेंगे और मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे लगाने भी चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह, आध्यात्मिक जगह। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आराम से बैठ के थोड़ा ध्यान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह मंदिर 11:30 बजे तक खुलता है, इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि आप वाराणसी से सुबह जल्दी निकल आएं, यहीं पर आप ब्रेकफास्ट करें और सुबह मंदिर के दर्शन करें। पूरा सारनाथ देखने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे चाहिए, तभी आप अच्छे से सारनाथ देख पाओगे। धर्म चक्र के साथ इस 80 फुट ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखने का तो अलग ही आनंद आता है। उसी मंदिर के सामने बहुत सारे हाथ से बनारसी साड़ी बनाने वाले मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं साड़ी बनते हुए। लेकिन शॉपिंग करें तो आप बार्गेनिंग करना ना भूलें। दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर मूलगंध कुटी विहार है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश देने के बाद बरसात का समय यहीं पर गुजारा था। यहीं पर सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति लगवाई थी। बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने उस मंदिर को तोड़ दिया। अब यह मंदिर श्रीलंका के शासकों द्वारा बनाया गया 1932 में, और इसके अंदर जो चित्रकारी है बहुत ही बढ़िया है। इस चित्रकारी में भगवान की जन्म से लेके और देह त्यागने तक की सारी अवस्थाएं चित्र द्वारा समझाई गई हैं। इस मंदिर के अंदर की जापान के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार कोसेत्सु नोसु ने बनाया। इस चित्रकारी की तारीफ करना शब्दों में इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसे खुद अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आप इसकी महानता को नहीं पहचान पाएंगे। चित्रों की सहायता से भगवान बुद्ध के छोटी सी छोटी घटनाओं को
बड़े शानदार तरीके से इसमें दिखाया गया है। अगर आप ये देख लेंगे तो शायद भगवान बुद्ध को जानने में आपको देरी ना लगेगी। सारनाथ एक ऐसी शांत और आध्यात्मिक जगह है, यदि आप यहाँ पर एक बार जाएंगे तो ये द्वारा आपको फिर द्वारा बुलाएगी और आपको जाना ही पड़ेगा। जब आप सारनाथ जाएं तो भगवान बुद्ध की मुद्राओं को आप विशेष रूप से ध्यान दें और गाइड से उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी लें। मूलगंध कुटी बिहार के बाहरी बोधि वृक्ष है, जहाँ पर भगवान बुद्ध अपने प्रथम 5 शिष्यों को शिक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। और इस बोधि वृक्ष को श्रीलंका से लाया गया और कहते हैं ये वही बोधि वृक्ष है जो सम्राट अशोक ने अनुराधापुर श्रीलंका में लगवाया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध को अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देते हुए दिखाया गया है। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ही चौखंडी स्तूप बनवाया और ये उसी जगह बनवाया जहाँ भगवान बुद्ध पहली बार 5 तपस्वियों से मिले थे। और इस बोधि वृक्ष के पास ही एक बहुत बड़ा घंटा लगाया हुआ है जो कि 2000 किलो का है। वो जापान के राजाओं ने दिया और उस पे बौद्ध मंत्र लिखे हुए हैं। जब ये घंटा बजता है तो इसकी आवाज़ 4 किलोमीटर तक जाती है और पूरे सारनाथ को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यदि आप सारनाथ जाएंगे तो उस शांति को आप अनुभव कर सकते हैं। सम्राट अशोक ने यहाँ पर धमेक स्तूप बनाया। ये वही जगह है जहाँ पर पहली धर्म शिक्षा हुई थी और इसे धर्म चक्र स्तूप भी कहते हैं। अंग्रेजों को ऐसा विश्वास था कि इस स्तूप में बहुत सारा सोना दबा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस स्तूप को तोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी ना मिला, इसलिए बाद में इसकी रिपेयर करवा के बंद कर दिया गया। यहीं पर चाइनीज टेम्पल है, जापान के लोगों का भी टेम्पल है और तिब्बत बौद्ध विहार भी है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप समय से जाएं। सारनाथ की एक और विशेषता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी सारनाथ से लिया गया है और यह अशोक की सारनाथ यात्रा का प्रतीक है। और अब यह प्रतीक वहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है और इसकी पॉलिश इतनी अच्छी है कि इतने साल बाद भी इसकी चमक बरकरार है। यह 4 शेरों वाला प्रतीक हमारी चारों दिशाओं को दर्शाता है और चक्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अशोक ने 84,000 स्तूप तथा 80 स्तंभ बनवाए। शाम को 5 बजे तक दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएं। अगर बनारस में घाटों की बात आती है तो यहाँ का सबसे फेमस, सबसे क्लीनेस्ट जो घाट है वो दशाश्वमेध घाट है। कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मनाने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। इस घाट को पेशवा बाजीराव ने बनवाया। इसके बाद रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनरुद्धार करवाया। इसी घाट पर आप देख सकते हैं महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर, वो भी इसी घाट पर है। यहाँ पर आप समय से 5 बजे पहुँच जाइए और घाट पे आराम से बैठ के माँ गंगा को निहारिए। बड़ा अच्छा लगता है इस घाट पर बैठकर, आपको वहाँ के नज़ारे बड़े ही सुंदर लगेंगे। आपको अगर रिलैक्स फील करना है तो इसी घाट पे बैठ जाइए। और जैसे ही सनसेट होता है तो यहाँ पर फेमस है आरती। आरती का समय सर्दी या गर्मियों में सनसेट के समय होता है और करीब 45 मिनट तक यहाँ आरती चलती है। आरती देखने के लिए या तो आप घाट पर ही बैठ जाइए या फिर आप नाव भी कर सकते हैं। नाव करने के लिए आपको बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, बहुत महंगा बोलते हैं, बार्गेनिंग के द्वारा वो आपका सही रेट ले लेंगे। अब घाटों पर इतनी सुंदर लाइटिंग है, आप देख सकते हैं हर एक घाट बहुत ही बढ़िया लाइटिंग के द्वारा दिखाई दे रहा है और हर एक घाट की खूबसूरती
बहुत अधिक दिखाई देती है। नाव भी बड़ी विचित्र विचित्र चलती हैं जो आपको रात के समय ही दिखाई देंगी। अगर आप क्रूज़ से आना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रूज़ आपको 80 घाट से मिलेगा। नाव वाला पहले आपको सारे घाट दिखा देगा, मणिकर्णिका घाट जिसमें फेमस है और हरिश्चंद्र घाट, ये सब घाट दिखाता हुआ वह जहाँ पर आरती होती है वहीं पर नाव को लगा देता है। आप वहीं नाव में बैठकर पूरी आरती देखिए और आरती देखने के बाद आरती के समय गंगा माँ एक बड़े ही सुंदर रूप में दिखाई देती है, आप उसका आनंद लीजिए। दशाश्वमेध घाट बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। जब आप आरती देख के ऊपर आते हैं तो कॉर्नर पे ही एक डोसे वाले की दुकान है, उससे डोसा खाना मत भूलिए। बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाता है। डोसा खाने के बाद आप बाज़ार में कहीं भी चाय की चुस्की लीजिए और बाज़ार में होते हुए आप गदौलिया चौक तक आ सकते हैं। वहाँ आपको 3 व्हीलर या कुछ भी व्हीकल मिल जाएगा जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन पर जाना है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने जो बाज़ार है बहुत ही सुंदर, ऐसा फील होता है जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है। गंगा आरती के साथ ही हमारी बनारस की यात्रा पूरी होती है। आपको वीडियो कैसा लगा, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी को यहाँ की जानकारी अच्छी तरह से हो जाए। टूर की विस्तृत जानकारी बनारस के पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।